So, good morning, my dear students. So, let us start the numericals related with Gauss's law. हमने Gauss's law से related numericals करने हैं. The very first numerical is here. That is, कुछ बच्चों ने नोट कर लिया होगा. First numerical is there. ठीक है. First numerical बता रहा है कोई spherical Gaussian surface है. Gaussian surface का मतलब है कोई closed surface. ठीक है. So you have given a closed surface और उस closed surface के अंदर चार्ज स्टोर है, तो वो चार्ज एनक्लोज किया हुआ है. कितनी है चार्ज की वैल्यू? The charge given is that is Q is equals to it is 8.85 into 10 raised to power minus 8 कूलम. क्लियर? इतना चार्ज जो है गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है. ठीक है. अब आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है. द फर्स्ट पार्ट ए ऑफ दिस न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस. सरफेस में से पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है वो आपने फाइंड आउट करना है. क्वाइट सिंपल जनरल फार्मूला है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल. इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज phi is equals to q upon epsilon naught. तो इट इज क्वाइट सिंपल. q आपके पास गिवन है, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. इट इज 8.85 into 10 raised to power minus 8 divided by epsilon naught की वैल्यू आपको पता है. द वैल्यू ऑफ epsilon naught is yes that is 8.85 into 10 raised to power minus 12. क्लियर? तो 8.85 कैंसिल हो गए. 10 raised to power minus 8 ऊपर minus 12 चला जाता है. Then it will comes out to be 10 raised to power. It is 10 raised to power 4. हो गया? तो ठीक है बेटा. तो आगे आपके पास it is फ्लक्स phi. ठीक है. अब फ्लक्स के यूनिट्स आप राइट करना चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स. कर लिया सभी ने? सो दिस इज योर आंसर फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ये बोल रहा है गॉसियन सरफेस का रेडियस अगर डबल कर दिया जाए तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या होना है. देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फार्मूला आपके सामने है. देखो दिस फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो यहां देखिए कहीं रेडियस नाम की चीज है? नहीं है. देयर इज नो रेडियस हियर. इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस. इसलिए रेडियस को डबल करो, ट्रिपल करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आने हैं. सो वी कैन राइट. देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है उसके इंडिपेंडेंट होता है. देयरफॉर flux will not change. Therefore phi will remain same, you can say. ठीक है. Even the radius is doubled. अगर हम रेडियस डबल भी कर दें तो फ्लक्स की वैल्यू जितनी है उतनी ही रहनी है. It will not change. Clear? So this was the first numerical of the day. I think have you noted all these things? So should I erase it? चलिए अब सेकंड न्यूमेरिकल में चलते हैं. न्यूमेरिकल 2 इज देयर. सेकंड न्यूमेरिकल बोल रहा है आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है. यू हैव गिवन ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. तो देखिए रेडियस गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर मींस 12 into 10 raised to power minus 2 मीटर. इस तरह से भी हम इसको राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट ये बोल रहा है हैज ए चार्ज ऑफ. तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर्ड है एंड दैट चार्ज इज 1.6
into 10 raised to power minus 7 कूलम। तो जो जो चीजें हमारे पास गिवन है we will write them। क्लियर? आगे बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। तो स्फेरिकल कंडक्टर है और उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड दैट चार्ज इज गिवन हियर। ठीक है, इट्स रेडियस इज आल्सो गिवन, दैट इज लेट इट इज, चलिए स्मॉल r की जगह इसको हम कैपिटल R राइट कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द रेडियस। तो रेडियस आ गया हमारे पास और चार्ज आ गया स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर। अब ये बोल रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहां पर फाइंड आउट करना है? इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इनसाइड। तो इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए अब की बार स्फीयर कैसा है इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी, स्फीयर कैसा है न्यूमेरिकल में देखिए ध्यान से, इट इज ए स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका मतलब इट मींस द चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। देखिए स्फेरिकल कंडक्टर बोला है, हॉलो स्फीयर बोला होता तब भी ऐसा ही होना। क्लियर? तो अभी स्फेरिकल कंडक्टर दिया है तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर Q इनसाइड कितना होता है बेटा? 0। ठीक है, तो इनसाइड द स्फीयर Q इनसाइड इज इक्वल्स टू 0। 0 होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको फार्मूला पता है, phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देयरफॉर phi इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब की बार Q इनसाइड है तो कितना हो गया? 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर इज 0। ये हमेशा 0 ही होना है क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है? 0, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज रिजाइडिंग ऑन आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर। और कौन से स्फीयर की बात कर रहा हूं? कंडक्टर। हाँ, कंडक्टर की जगह नॉन कंडक्टर होता, इंसुलेटर होता, तब उसके लिए फिर फार्मूला हमारे पास अलग है। हॉलो स्फीयर किसी भी टाइप का हो और स्फेरिकल कंडक्टर हो और वो सॉलिड हो तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम है। क्लियर? क्योंकि दोनों में चार्ज कहां पर होगा? आउटर सरफेस पे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अब देखिए सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, बी पार्ट, ये बोल रहा है जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड मींस अप्रोक्सीमेटली इट इज नियर टू द सरफेस। इट मींस इट इज जस्ट ऑन द सरफेस। आप समझ गए? इस चीज को देखना है, जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड मीन सरफेस के बिल्कुल साथ में। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो आपको पता है जस्ट आउटसाइड मीन्स, जस्ट आउटसाइड मीन्स कहां पर? ऑन द सरफेस। तो therefore electric field on the surface is 1/4 pi epsilon naught Q upon square of the radius। अब सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, 1/4 pi epsilon naught you can substitute the value, that is 9 into 10 raised to power 9। Q given है आपके पास कितना है? that is 1.6 into 10 raised to power minus 7. So it is 1.6 into 10 raised to power minus 7 divided by square of the radius here. So it is 12 centimeter, means 12 into 10 raised to power minus 2 whole square. ठीक है, तो जल्दी से आप इसको कैलकुलेट करिए and you will find the answer, that is 10 raised to power, हाँ कितना बचता है देखिए जल्दी से। Here it is 9, here it is -7, यानी कि 2 ऊपर बच रहा है और -4 नीचे से जा रहा है। हाउ मच? ये बच जाएगा आपके पास 10 raised to power 5 न्यूटन कूलम इनवर्स और न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आ गया हमारे पास जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मींस
on the surface of the sphere. Now the C part of the numerical is that we have to find out the value of electric field. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कहां पर? We have to find the value of electric field just at 18 centimeter from the center of the sphere. Means C part of this numerical is equals to 1/4 pi epsilon naught. कहां की बात हो रही है? आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर की बात हो रही है बेटा, ठीक है? तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए फॉर्मूला है दैट इज Q upon R square. क्लियर? यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 1/4 pi epsilon naught means 9 into 10 raised to power 9. Q आपके पास गिवन है दैट इज 1.6 into 10 raised to power -7. ठीक है? अब की बार डिस्टेंस R इज गिवन 18 सेंटीमीटर. तो 18 सेंटीमीटर का मतलब है डिवाइडेड बाय 18 into 10 raised to power -2 होल स्क्वायर. ठीक है? सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, यू विल गेट द आंसर एंड इट विल कम आउट टू बी 4.44 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम. सो दिस इज द आंसर. ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास गॉसेस लॉ से रिलेटेड ये 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाया. क्लियर? सो आई थिंक यू हैव गॉट दिस 2 न्यूमेरिकल्स, समझ में आ गए होंगे. ठीक है? अब चलिए एक और चीज हम डिस्कस करते हैं. सर एडमिट कर दो बच्चे. ये सभी ने नोट कर लिए न्यूमेरिकल्स, तो इनको नोट कर लीजिए भाई जल्दी से. ठीक है? एंड वी विल डिस्कस वन मोर थिंग. देखिए हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन स्टडी की. गॉसेस लॉ क्या है उसको प्रूव करके देखा, उसकी एप्लीकेशंस हमने यूज की. और गॉसेस लॉ की एक खासियत थी कि इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते थे ड्यू टू वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मींस ड्यू टू ए स्ट्रेट चार्ज्ड वायर और यू कैन से एनी मटेरियल व्हिच इज स्ट्रेट. सेकेंडरी 2 डायमेंशनल के लिए किया था जैसे ए चार्ज्ड थिन शीट. 3 डायमेंशनल में हमने किया हॉलोस्फीयर. हॉलोस्फीयर और कंडक्टर के लिए, ठीक है, हॉलोस्फीयर एंड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो एक्सप्रेशन है वो सेम होना है, क्योंकि दोनों की खासियत ये है जो चार्ज रिजाइड करता है वो उनके आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है. ठीक है? थर्डली इसके बाद हमने देखा ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, और वो भी कैसा? नॉन कंडक्टिंग. नॉन कंडक्टिंग का मतलब है नॉन कंडक्टिंग के केस में चार्ज हम जहां पर रख देंगे वो वहीं पर बैठा रहता है. ठीक है? चार्ज डज नॉट मूव. इसलिए इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो चार्ज है वो इस तरह से रिजाइड करता है. तो इसके लिए भी हमने गॉसेस लॉ का यूज किया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये जो गॉसेस लॉ है क्या हम इसका यूज सभी जगह कर सकते हैं? कहीं पर ये ऐसा तो नहीं है कि ये वैलिड नहीं होता है. ठीक है? तो इसलिए देखिए ये खास बात है, नोट कर लेना है पॉइंट. गॉसेस लॉ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में गॉसेस लॉ वैलिड नहीं होता है. क्यों नहीं होता है इस चीज को राइट कर लेते हैं. ठीक है? वी कैन राइट गॉसेस लॉ इज नॉट वैलिड. ये वैलिड नहीं है. किसके केस में वैलिड नहीं है? नंबर 1 आई विल से यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में गॉसेस लॉ एप्लीकेबल नहीं है. क्लियर? सेकेंडली इन केस ऑफ ए ट्राइंगल, हमारे पास कोई ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे हमने चार्जेस प्लेस किए हों. इन केस ऑफ ए ट्राइंगल, इस तरह से ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स के ऊपर हमने चार्जेस प्लेस किए हैं Q1, Q2, Q3.
क्लियर? इन दोनों केसेस में गॉसिस लॉ वैलिड नहीं है। अब क्यों वैलिड नहीं? देखिए बेटा, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। गॉसिस लॉ का जब भी हम यूज करते हैं, हमें सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस बोला जाता है, वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और वो कंस्ट्रक्ट तभी होगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। ठीक है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इन केस ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर्स, इन दोनों ही केसेस में जो चार्ज है वो सिमेट्री में नहीं है। समझ गए बात को? चार्ज सिमेट्री में नहीं है, तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम गॉसियन सरफेस भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि गॉसिस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एज वेल एज इन केस ऑफ ए ट्राइंगल, व्हेन थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट इट्स कॉर्नर, ठीक है, a Gaussian surface can't be constructed around these distribution of charges। तो इसलिए ये एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इस ट्राइंगल के केस में हम गॉसिस लॉ को यूज क्यों नहीं कर पाते हैं? तो हम बोलेंगे यहां पर गॉसियन सरफेस नहीं बनाया जा सकता है, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है? तो लिख लीजिए, इन दोनों ही केसेस में क्या हुआ? बिकॉज the Gaussian surface, because the Gaussian surface can't be constructed surrounding these charges। तो जब गॉसियन सरफेस ही कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर गॉसिस लॉ तो अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि गॉसियन सरफेस को जरूरी है हमें गॉसिस लॉ को यूज करने के लिए। ठीक है? सो दीज वर द एप्लीकेशंस एज वेल एज सम न्यूमेरिकल्स एंड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गॉसिस लॉ। ठीक है? आगे सभी, हाँ, किसी ने अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन डिस्कस विद मी। डाउट किसी को लग रहा है दैट वी कैन डिस्कस। And one more thing, revise all these things very carefully at your home। ठीक है? इसको करते हैं।